देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला आज अपने फैसले की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में आज फाइनल राउंड यानी दूसरे राउंड की वोटिंग समाप्त हो गई है। इसके साथ ही जो 5 राज्यों में चुनाव होने थे, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम, यहाँ पर अब धीरे-धीरे एग्जिट पोल्स जिनका इंतजार सभी को रहता है, वो अब आने लगे हैं, उनके डेटा सामने आने लगे हैं। एजेंसियां जो हैं, उन्होंने अपने डेटा सामने रख दिए हैं और हम आज जो है इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत जो है केरलम से करते हैं, क्योंकि वहां अधिकतर एजेंसियों ने अपने डेटा सामने रख दिए हैं। हमारे साथ विनय सुल्तान है, जो आपको बताएंगे कि क्या ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे या जैसा कि होता है कि वो चुनाव के दिन, जिस दिन रिजल्ट आएंगे, माफ कीजिएगा, रिजल्ट के दिन क्या ये वहां पर नतीजे पलट जाएंगे। सबसे पहले केरलम की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे अधिकतर एजेंसियों ने अपने जो डेटा है वो जारी कर दिए हैं और वहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि 10 साल बाद जो है यूडीएफ सत्ता में वापसी करने जा रही है और पिनरई विजयन की सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। तो सबसे पहले विनय सुल्तान से पूछते हैं कि उनके इन जो केरलम को लेकर जो डेटा सामने एजेंसी ने रखे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? पहला एक-एक करके खुशबू डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो वोट वाइब का डेटा है जो एलडीएफ को 58 से 68 सीट दे रहा है और यूडीएफ को 70 से 80 सीट दे रहा है। अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, ये वोट वाइब का डेटा है। एक्सेस माई इंडिया का सर्वे जो कह रहा है कि एलडीएफ के खाते में 49 से 62 सीट्स जा रही हैं और यूडीएफ के खाते में 78 से 90 सीट जा रही हैं। एक बड़ा मैंडेट एक्सेस माई इंडिया दे रहा है। 3 सीट जो है वो अन्य के खाते में जा रही हैं। मैट्रिक्स ने जो सर्वे अपना रखा है, एग्जिट पोल जो अपना सामने रखा है, उसमें 60 से 65 सीट जो है वो एलडीएफ के खाते में जा रही हैं। 75 से 85 सीट जो हैं वो जा रही हैं यूडीएफ के खाते में और 3 से 5 सीट जो हैं वो अन्य के खाते में जा रही हैं। पीपल्स प्लस का जो सर्वे है उसके हिसाब से 55 से 65 सीटें जो हैं वो एलडीएफ के खाते में जा रही हैं, 70 से 85 सीटें यूडीएफ के खाते में जा रही हैं और 0 से 3 सीटें ये अन्य के खाते में जा रही है। तो पीपल्स प्लस के सर्वे में भी लगभग बहुमत जो है यूडीएफ के खाते में हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पी मार्क का सर्वे आया है, उसके हिसाब से 62 से 69 सीट्स जो हैं वो एलडीएफ के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 71 से 79 सीट्स जो हैं वो यूडीएफ के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 1 से 7 सीट जो है वो अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। जेवीसी टाइम्स नाउ का जो सर्वे है उसमें 57 से 66 सीटें जो हैं एलडीएफ के खाते में हैं। 72 से 82 की सीट्स जो हैं वो यूडीएफ के खाते में हैं और 2 से 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। तो लगभग अगर हम सर्वे सारे देखें तो उसमें यूडीएफ को क्लियर बढ़त दिखाई दे रही है कि यूडीएफ जो है एक तरीके से सत्ता में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एलडीएफ जो है एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का जो लास्ट गढ़ है वो टूटता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। आखिरी किला जो आखिरी मोर्चा कम्युनिस्ट पार्टी का इस देश में है, वो टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको 2-3 बातें और समझनी पड़ेगी। केरल एक स्विंग स्टेट है। केरल में हर 5 साल से सत्ताएँ बदलती रही हैं, पहले भी बदलती रही हैं। 2021 का चुनाव इसका एक्सेप्शन था, एक अपवाद था, वो इस वजह से था क्योंकि 2020 में जब कोविड की वेव थी, उस समय पिनराई विजयन के प्रशासन ने उस कोविड वेव को बहुत अच्छे से मैनेज किया था और 2021 का चुनाव भी उसी कोविड के हिसाब से ही हो रहा था, कोविड के दौरान में ही हो रहा था। उस समय वहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री थी, उनके काम की बहुत चर्चा हो रही थी। केरल का जो कोविड मैनेजमेंट है, उसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही थी। इसकी वजह से 2021 में पिनराई विजयन जो है, वो रिपीट कर गए थे ट्रेंड को तोड़ते हुए। लेकिन मोटे तौर पे जो है केरला को एक स्विंग स्टेट समझा जाता है और हम ये देख रहे हैं केरला में जिस तरीके के नतीजे हमको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से यूडीएफ की सरकार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही। तो एक 10 साल के लंबे समय के बाद से और आप ये समझिए कि केरला क्यों इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि केरला कांग्रेस के लिए साउथ का दरवाजा खोलता है, एक तरीके से वापसी का दरवाजा खोलता है। और हम पुराने अगर इलेक्शंस की बात करें, अगर 77 के इलेक्शन में जब इंदिरा गांधी एक तरीके से सत्ता से बाहर हो गई थी इमरजेंसी के बाद में, तो भी उन्होंने साउथ का रुख किया था, आंध्र प्रदेश का रुख किया था। उस समय वो मेदक से उपचुनाव जीत के आई थी और एक तरीके से सत्ता का दरवाजा फिर से कांग्रेस के लिए खुला था। और आपको याद होगा 2019 के चुनाव में भी और 2024 के चुनाव में भी लगातार राहुल गांधी वो वायनाड से चुनाव लड़ते रहे। चुनाव उन्होंने लड़ा, चुनाव जीता। इस बार वो अमेठी और वायनाड 2 जगहों से लड़े। उसके बाद में उन्होंने वो सीट छोड़ी जिसके ऊपर प्रियंका गांधी चुन के आई। तो केरल बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए और 10 साल से वो जो है सत्ता से बाहर हैं, वहाँ पे लगातार विपक्ष की भूमिका में है। और आप ये कमाल देखिए कि केंद्र की राजनीति में अक्सर हम ये देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस जो है वो एक ही लीग पे चलती हुई नजर आती हैं, लेकिन केरल में उनका आमने-सामने का मुकाबला रहता है। इस तरीके की उलटबाज़ी हमको बंगाल में भी दिखाई देती थी एक समय में जब कम्युनिस्ट वहाँ पे सत्ता में थे, तो कांग्रेस वहाँ ऑपोजिशन में थी, लेकिन केंद्र की सरकार में दोनों पार्टियां एक ही लीग पे चलती हुई हमको दिखाई देती थी। तो केरल में अभी फिलहाल ये स्थिति है और पिनराई विजयन
खास बात ये है खुशबू कि पिनराई विजयन ने पिछले 10 साल में खुद को एक लार्जर देन लाइफ जो है नेता की तरह हुँ, खुद को पेश करने की कोशिश की केरल की आवाम में, जबकि केरल में जो कि कम्युनिस्ट राजनीति है, वहाँ पे व्यक्ति सेंट्रिक राजनीति नहीं है। हालाँकि हुँ, बड़े लीडर वहाँ से हुए हैं, ईएमएस निमुद्रीपाद वहाँ से हुए हैं, अच्युतानंदन वहाँ से हुए हैं, बड़े लीडर्स जो हैं, बड़े एक मास लीडर्स जिनको कहा जा सकता है जननेता, वो केरल की कम्युनिस्ट राजनीति ने दिए हैं। इसके बावजूद वहाँ पे ये बहुत बुरा माना जाता है केरल की राजनीति में कि किसी व्यक्ति के सेंट्रिक राजनीति होके रह जाए विचारधारा के इतर। हुँ, तो ये हमको देखने को मिल रहा था, पिनराई विजयन पे लगातार ये आरोप लग रहे थे कि वो कई किस्म के विचारधाराओं से समझौते कर रहे हैं खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए, हुँ, और वो अपने आप की छवि जो है वो पार्टी से बड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहाँ का जो हार्डकोर कम्युनिस्ट कैडर था, वो पिनराई विजयन पे आरोप लगा रहा था। हालाँकि हम अगर देखते हैं इस पूरे के पूरे सर्वे को, तो हमको मोटा-मोटी ये दिखाई देता है हुँ, कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा मुकाबला है। लगभग जहाँ पे अगर हम पूरा वापस सर्वे फिर से देखें, तो हालाँकि बढ़त दिखाई जा रही है लगातार कि बढ़त जो है यूडीएफ के खाते में है। कांग्रेस का जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाला जो गठबंधन है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, केरला कांग्रेस भी है और तमाम पार्टियाँ हैं, आरएसपी है और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी करके 8-10 पार्टियों का ये अलायंस है, यूडीएफ, तो उसको बढ़त तो दिखाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा ही मुकाबला वहाँ पे दिखाया जा रहा है। हुँ, लगभग 50 55 से 60 सीटें जो हैं, वो विपक्ष को दी जा रही हैं हर सर्वे में। अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, तो वोट वाइब ने 58 से 68 सीटें दी हैं, एक्सिस माई इंडिया ने 49 से 62 सीट्स दी हैं और मैट्रिक्स ने 60 से 65 सीट दी हैं, पीपल्स प्लस ने 55 से 65 सीट दी हैं, पी मार्क ने 62 से 69 सीट्स दी हैं और जेवीसी टाइम्स नाउ ने 57 से 66 सीट दी हैं। तो 140 सीट वहाँ पे टोटल हैं, 71 आपको बहुमत के लिए चाहिए होता है। तो 60 का आंकड़ा भी अगर एलडीएफ छू रहा है, हुँ, और एंटी इनकम्बेंसी के दौर में जब उनके पास में डबल एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसको मैं एक ठीक-ठाक प्रदर्शन एलडीएफ का मानता हूँ कि अगर ये एग्ज़िट पोल नतीजों में तब्दील होता है, इसी तरीके से हमको नतीजों में की जो टैली है वो इसी किस्म की अगर दिखाई देती है, तो मैं ये मानता हूँ कि एलडीएफ ने 10 हुँ। 2 एंटी इनकम्बेंसी के बाद में, डबल एंटी इनकम्बेंसी के बाद में ये ठीक प्रदर्शन किया है। सर एक जैसे सर्वेज हैं कई जगहों पे छपे हैं कि पिनरई विजयन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है अपनी पॉपुलैरिटी के दम पे। जैसे हुँ, आपने कहा ना कि 2021 एक्सेप्शनल था। हुँ, तो मतलब आखिर क्या वजह रही कि अपने मतलब पॉपुलैरिटी जो है उनकी फ़िलहाल हुँ, एजेंसी के जो दावे हैं इन सब में हैं हुँ। वो इस तरह कम होती दिख रही है? क्या ये परिवर्तन की इच्छा है लोगों की या फिर जो आपने कहा कि 5 साल में वहाँ का रिवाज है वो बदलता है तो वो उसकी एक अ, पिनराई विजयन की अगर आप पॉलिटिक्स देखेंगे, तो पिनराई विजयन ने अपनी पॉलिटिक्स से जब कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत की, तो पिनराई विजयन उन नेताओं में से हैं जिनको मतलब ज़मीन पे लड़ता हुआ लोगों ने देखा है। हुँ, पिनराई विजयन वही नेता हैं जिनका एक प्रदर्शन के दौरान सर फूट गया था और उनके कुर्ते पे खून था, और वही खून से सने हुए कुर्ते के साथ में वो हुँ, विधानसभा में पहुँच गए थे और उन्होंने आरोप लगाया उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे ऊपर इस किस्म के हमले किए गए हैं। तो पिनराई विजयन की छवि जो है एक तरीके से एंग्री यंग यंग मैन की छवि है। वो 80 के दशक में नेता बन रहे थे, उस समय छात्र राजनीति से उभर रहे थे, और पिनराई विजयन ने ऐसे एक नेता को रिप्लेस किया जिसके खुले हुए जूते बहुत बड़े थे। हुँ, वीएस अच्युतानंदन जो हैं, वो आप ये समझिए कि सीपीएम जब बनी थी उनके शुरुआती सदस्यों में थे, और वो 93 साल की उम्र तक जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। उनका खाली किया हुआ जूता, उन्होंने पूरी सीपीएम को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट को बनते हुए देखा, उसको सत्ता में आते हुए देखा। उन शुरुआती लोगों में से थे जो कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ में बहुत शुरुआत से जुड़ गए। और केरल ऐसा स्टेट था, केरल इकलौता ऐसा राज्य था 1957 में कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे चुन के सत्ता में आई, और वहाँ पे केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता में आना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि दुनिया भर में ये पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो कि वोट के रास्ते से आई थी। हुँ, उससे पहले जहाँ कहीं पे भी हमने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखी थी, हुँ, हुँ, वो एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा देखी थी, एक तख्तापलट के द्वारा देखी थी, चाहे वो रशिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे लैटिन अमेरिका के जितने देश हैं, उनमें भी इसी किस्म के उदाहरण हमको मिलते थे, नॉर्थ कोरिया में इसी किस्म के उदाहरण मिलते थे। लेकिन भारत एक ऐसा अकेला मुल्क था जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी वोट के रास्ते से चुन के सत्ता में आई थी। हालाँकि उस गवर्नमेंट को बाद में जो है
हटा दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें वहाँ पे केरला में बहुत मजबूत रही हैं और वो वहाँ के कल्चर में शामिल हैं। मतलब आप ये समझिए कि केरला में लोग मतलब ये बात बहुत फ़ख्र से बताते हैं कि वो मार्क्सिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर मेंबर हैं, कि मतलब उन्होंने मार्क्सिस्ट पार्टी के साथ में लंबा काम किया है और वहाँ पे ये है कि सीपीएम का मेंबरशिप देने का तरीका भी अलग है। मेंबरशिप के 3 स्टेज होते हैं सीपीएम में, जिसमें जो परमानेंट मेंबर जो होता है, जिसको पीएम बोलते हैं, या कार्ड होल्डर मेंबर जो है, वो कम से कम 6 साल उसको लग जाते हैं। जब 6 साल वो पार्टी के जन संगठनों में काम करता है, तो उनका मेंबरशिप देने का पूरा का पूरा प्रोसेस भी बहुत कठिन है। तो वहाँ पे ये माना जाता है, और पूरे के पूरे केरला के कल्चर में जो केरला के कॉफ़ी हाउसेज़ हैं, हुँ, वहाँ पे सारे जो बहस हैं, वो आप ये देखिए कि वो कॉफ़ी हाउसेज़ जो हैं, वो भी सीपीएम की पॉलिटिक्स के ही इर्द-गिर्द जो हैं, हुँ, बुने हुए हैं, और वहाँ पे तमाम किस्म की जो बौद्धिक बहसें हैं, हुँ, वो कम्युनिस्ट आंदोलन को उसने बहुत मजबूत किया है केरल में। तो ये स्थिति जो है केरला की अभी बन रही है। हुँ, लेकिन मैं एग्ज़िट पोल देखते हुए जो एक नतीजा, एक ट्रेंड जो अपने को समझ में आता है, वो ये है कि केरल में बहुत एक तरफ़ा मुकाबला जैसा हमने 2021 में देखा था, उससे पहले 2016 में देखा था, हुँ, वैसा एक तरफ़ा मुकाबला नहीं है कि 99-100 सीटें जो हैं, वो सत्ताधारी पार्टी टच करे, ऐसा एग्ज़िट पोल कह रहे हैं। अब नतीजे क्या आते हैं, वो तो हम हुँ, जब नतीजे आएँगे तब उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। हुँ। तो ये केरला का एग्ज़िट पोल है, और आपकी केरला के एग्ज़िट पोल के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी हमें लिख के बताएँ। खुशबू आज हमारे साथ में, मेरे साथ में पहली बार वीडियो कर रही हैं, तो थोड़ा नर्वस हैं, तो इनका भी हौसला बढ़ाएँ। और बाकी बंगाल और असम पे हमारी, क्योंकि 2 टीमें जो हैं, बंगाल और असम में ग्राउंड पे जाके आई हैं, तो वो भी अपना विश्लेषण आपको जल्दी देंगी कि उनको क्या लगता है वोटिंग खत्म होने के बाद में, कि उन्होंने क्या महसूस किया ग्राउंड पे, क्या उनको समझ में आया, और वहाँ से वो चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। हम एग्ज़िट पोल के ऊपर और डिटेल से बात करते रहेंगे। पाँचों राज्यों के जो एग्ज़िट पोल हैं, उनके ऊपर हम इसी किस्म के विश्लेषण के वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।